जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मॉडल सेट 3, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है मॉडल सेट 2 तक जो है आप लोग अच्छे ढंग से रिवाइज कर लिए होंगे, उसे याद कर लिए होंगे। और आज हम लोग जो है मॉडल पेपर जो 3 है मॉडल सेट, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम आज आपको फिजिक्स का ही क्वेश्चन आपको जो है इसमें आपको डील करवाएंगे, लेकिन याद रखिएगा आपको हम केमिस्ट्री और आपको बायोलॉजी इस चीज़ का भी क्वेश्चन आपको हम डील करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स पर जो है जोर दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो बताया गया क्वेश्चन है ये आपको जो है अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो इस याद रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियो और आपको जो है अच्छी तैयारियों के लिए 2024 में जो आप मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी तैयारी के लिए आपको ये चैनल कामयाब साबित हो, ठीक है। तो चलिए आते हैं वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए। आइए तो आज हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपको फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आपको ऑप्शन ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक और डी है मिट्टी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको हम बता दें सबसे पहले कि जो आपको लेंस, ये लेंस बना होता है किस चीज का। आपको जो लेंस होता है ये लेंस बना होता है आपको किस चीज का, कांच का। क्या, कांच का। एक विशेष प्रकार की कांच होती है जिससे क्या बनाता है, लेंस बना होता है, ठीक है। तो लेंस में जल देखिए, जल से लेंस नहीं बन सकता है, लेकिन जल जो होता है वह लेंस की भांति काम कर सकता है, ठीक है। जल जो होता है वो लेंस की भांति काम कर सकता है। कांच है तो कांच का तो बना ही होता है लेंस। और प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक जो है वह लेंस बनाने में प्रयुक्त तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए जो मिट्टी है वह लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होगा। जो मिट्टी है वह लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होगा। क्या मिट्टी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं लेंस बनाने में? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का जो अपवर्तन है, कल आप लोग ने बताए थे परावर्तन, ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और अपवर्तन के कितने नियम, इनके भी 2 नियम है। परावर्तन के 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम है, ठीक है। याद रखिएगा अपवर्तन के 2 नियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक, अब बताइए किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। म्यू इसका साइन होता है, ठीक है। और इसका हम लोग फॉर्मूला जो लिखते हैं वह साइन आई बटा में साइन आर लिखते हैं। साइन आई बटा साइन आर लिखते हैं, ठीक है। यह क्या है, यह अपवर्तन कोण को दर्शाता है और यह परावर्तन कोण को दर्शाता है, ठीक है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक हमको निकालना है तो उसका अपवर्तन जो एंगल है वो रख देंगे और जो परावर्तन एंगल है यानी कोण है उसको रख देंगे। जो अनुपात आएगा वह क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसके, v बटा यू या यू भी या यू प्लस भी या v बटा यू। तो आप इसको क्या करेंगे, याद रखिएगा जो आपको आवर्धन निकालना रहेगा, जब आपकी आवर्धन पूछेगा, ठीक है, आवर्धन जब आपको पूछेगा तो आप v बटा यू कर सकते हैं। क्या करेंगे, v बटा यू या आप इसको कर सकते हैं H2 बटा में H1। अब ये क्या है सर, देखिए तो v जो है ना यह आपको प्रतिबिंब दूरी को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा, प्रतिबिंब दूरी को। और जो u है यह क्या दर्शाएगा, वस्तु दूरी को। क्या दर्शाएगा, वस्तु दूरी को, ठीक है। चलिए और इसको हम आवर्धन को H2 बटा H1 से भी तुलना कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि H2 जो होती है यह प्रतिबिंब की ऊंचाई दर्शाती है और H1 जो होती है यह वस्तु की ऊंचाई दर्शाती है। तो आप आवर्धन का 2 सूत्र हो सकता है, v बटा यू भी लिख सकते हैं, दूरी का भी अनुपात करके आप आवर्धन निकाल सकते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात करके भी आप क्या निकाल सकते हैं, आवर्धन निकाल सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा आवर्धन का संकेत जो होता है वो पूछा जाता है कहीं कहीं, तो आवर्धन का संकेत आपको क्या रहेगा, एम रहेगा। आवर्धन का संकेत क्या रहेगा, एम रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या होता है। आप जानते होंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में आपको जो है जो फोकस दूरी होता है और उसका वक्रता त्रिज्या होता है उसके बीच में एक संबंध होता है। उस संबंध को हम लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। क्या जानते हैं, आप जानते होंगे कि r बराबर क्या होता है 2f। क्या होता है 2f। इसका अर्थ क्या है सर, तो r यहाँ पर है आपको वक्रता, r है आपको वक्रता त्रिज्या, r क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या, और f क्या है, f आपकी है फोकस दूरी। क्या है आपको
फोकस दूरी, या इसी को हम लोग फोकसांतर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ क्या है सर इस फॉर्मूला से? कहने का अर्थ है कि जो वक्रता त्रिज्या होता है, जो वक्रता त्रिज्या होता है कोई भी गोलीय दर्पण का, उसको जो होता है उसके फोकस जो होते हैं, यानी मुख जो फोकस से जो है उसके ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है उसको फोकस दूरी कहते हैं। तो उसके फोकस दूरी का क्या होता है? दुगना होता है। कहने का अर्थ है कि अगर आप फोकस दूरी हम आपको दे दें कि चलिए बाबू बताइए फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो आप उसकी वक्रता त्रिज्या कितने निकालेंगे? तो आप निकालेंगे 2f सूत्र से, तो आप 2 गुना 5 सेंटीमीटर करेंगे, आपको हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि उस दर्पण की जो है त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको समझाते हैं, आपको अपवर्तन परावर्तन जो है क्या है समझिए थोड़ा आराम से। देखिए आपको अपवर्तन और परावर्तन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको जो इससे क्वेश्चन जो है ना आपको एकदम हाईलाइट है, आपको हर समय पूछेगा और आपको इसको ध्यान रखना। कैसे? देखिए सबसे पहले मान के चलिए यह एक दर्पण है, यह क्या है? दर्पण है। फिजिक्स की भाषा में जब ऐसे आपको नीचे की ओर आपको पाई खींचा हुआ रहेगा कोई रेखा के नीचे, तो आप उसका अर्थ समझिए कलाई किया, कलाई मतलब रंगा हुआ है, इसका अर्थ ही होता है। मान के चलिए ये क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण है। ठीक है, चलिए समतल दर्पण है मान के चलिए, यहाँ पर मान के चलिए एक आपतित किरण आ रहे हैं। क्या आ रही? आपतित किरण आ रही है। क्या? आपतित किरण आ रही है। ठीक, चलिए और यहाँ से ई परावर्तित होकर के चले गया, ई परावर्तित होकर के वापस चला गया। तो यह घटना क्या कहलाती है? तो आपको पता होना चाहिए यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें होगा क्या कि आपको जो आने वाली जो किरण है जो आया और आ करके दर्पण पर टकराया, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक है, और जो टकरा करके दर्पण से वापस चला गया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। यानी कि जो प्रकाश आएगा और दर्पण से टकराएगा उसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, और जो प्रकाश टकरा करके दर्पण से वापस उसी दिशा में लौट जाएगा उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए अब ये दोनों के बीच में हम एक अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब का अर्थ होगा आप एक 90 डिग्री का रेखा खींच दीजिए, सीधा काल्पनिक रेखा ही होता है, वास्तविक नहीं, काल्पनिक है। ठीक है, तो आप इसको रख दीजिए। तो ये अभिलंब, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। क्या कहेंगे बाबू? अभिलंब। ठीक है, अब देखिए ये अभिलंब और आपतित किरण, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, यह कोण बन रहा है, इसको हम लोग सबसे पहले तो याद रखिए आई से इस कोण को हम सूचित करेंगे। और यह कोण क्या कहलाएगा सर? यह आपतन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और आपतन कोण को हम सूचित किससे करेंगे? आई से। और ये जो अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच में जो कोण बना इसको हम लोग कहेंगे आर, यानी कि इसका नाम हो जाएगा परावर्तित। परावर्तित नहीं, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आप समझ गए होंगे, राइट? आप देखिए परावर्तन कोण और आपतन कोण, इसमें परावर्तन के नियम आप जब पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के जब आप नियम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि कोण आई बराबर कोण आर। कब लिखते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम में लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब निर्गत किरण क्या है सर? मान के चलिए ये प्रकाश आया और ये आगे से गुजर गया, निकल गया, और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बना देगा वह निर्गत कोण हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अभिलंब और जो अपवर्ती जो प्रकाश होती है उसके बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब। आप क्या रखिएगा? प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब जो होता है ना, यह है आपको प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है सर? तो जब दर्पण में जो चित्र बनता है, दर्पण में आप किसी वस्तु को देखते हैं या दर्पण में द्वारा किसी वस्तु को दर्पण की मदद से हम लोग जब देखते हैं तो वह जो चित्र बना उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आप इसको इंग्लिश में फिगर भी कर सकते हैं, चित्र भी कर सकते हैं। प्रतिबिंब आपको दो प्रकार का होता है।
प्रतिबिंब के प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं काल्पनिक, एक को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, काल्पनिक। एक को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, काल्पनिक को हम लोग आभासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या अंतर है सर? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, इसमें जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, जो प्रकाश की जो किरणें होती है उसकी काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरणें वास्तविक में नहीं काट रहा, काल्पनिक रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर कट रहा है, तो और वहां प्रतिबिंब की निर्माण हो रहा है, तो हम उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और जब वास्तविक कटान बिंदु से बनेगा तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब की एक खासियत होती है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये आपसे पूछा जाता है, हमेशा पूछी जाएगी कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। हमेशा होता है, ध्यान रखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहा कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा, इधर ये आपको प्रतिबिंब के बारे में बता दिए। अब बताइए यहाँ पर किस प्रतिबिंब से आप जो है सीधा एवं छोटा हमेशा प्रतिबिंब बनाते हैं, किस दर्पण से? ठीक है, तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण की खासियत है कि यह हमेशा क्या बनाता है, यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह तो पता है, ये तो आपको पता होगा, कल भी हम बताए थे। यह क्या बनाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अब काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आपको क्या बताएं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं। ठीक है, तो सीधा कौन बनाएगा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कौन बनाता है, उत्तल दर्पण। हालांकि अवतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन वह उसमें क्या होता है, हमेशा नहीं बनते। कुछ आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और कभी कभी आपको काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन यह प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो सीधा कौन रहेगा, अब सीधा रहेगा ये काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा रहेगा। और उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी छोटा भी बन सकता है और कभी बड़ा भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग के किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, आपको किसी प्रकार की डाउट हो या किसी प्रकार की आपको समस्या है, तो आप कमेंट करके आप लिख सकते हैं कि हाँ सर हमको इस जगह समस्या है, तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में जो है उस समस्या का आपका हम समाधान कर देंगे। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं वो एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी ऑब्जेक्टिव बरियार नहीं रहा, अगर आप ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बना करके नहीं जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आपको अगर परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाना होगा, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं कि पूरे 50% इस बार फिर पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में 2024 में। आप पकड़ अच्छा से बनाइए। और बहुत सारे विद्यार्थी जो होता है ना, साइंस का ऑब्जेक्टिव बहुत सारे गलती करके आते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। इसमें अब होता क्या है ना कि बच्चा लोग एक सब्जेक्ट पर तो पकड़ बहुत बना लेता है, लेकिन बाकी जो 2 सब्जेक्ट है उसमें आपको गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना है ऑब्जेक्टिव पर पकड़। आपको करना क्या, ऑब्जेक्टिव पर पकड़। और ऑब्जेक्टिव पर पकड़ के लिए आप जो है हमारे चैनल जो है साइंस की बात पर आप जो है विजिट कीजिए, और हमारे द्वारा जो पढ़ाई गई जो पढ़ाई है उसको आप अच्छा ढंग से अध्ययन कीजिए। और हम आपको गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्रश्न को अगर अच्छे ढंग से रिवाइज मार लिए, रिवाइज कर करके आप गए अगर परीक्षा के सेंटर में, तो आपको पूरा के पूरा साइंस का ऑब्जेक्टिव जो 40 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, हम 40 में 40 जो 40 में 40 है ना, आपको दिवाने का हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, आप बस हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो ऑब्जेक्टिव है इसको अच्छे ढंग से आप अध्ययन करें। ठीक है, और अच्छे ढंग से इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ करके गए और उसके बाद नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। जब आप पढ़िए, हमारे वीडियो को जब देखिए पढ़िए, तो आप एक सादा पेज रखें या कॉपी रखें, उस पर क्वेश्चन को लिखिए, बोलिए। हमारे जो है वीडियो है उसको आप स्लो करके भी देख सकते हैं, फास्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपको जो डाउट हो तो कमेंट में आप पूछिए। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में उस चीज़ के बारे में बता देंगे। ठीक है, याद रखिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि
काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत मतलब समझ रहे हैं, जब आप सैलून में जाते हैं, बाल वगैरह आप कटाते हैं, दाढ़ी वगैरह आप कटाते हैं, तो वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, हजामत कहते हैं। तो हजामत जब आप कराने जाते हैं तो आप देखे होंगे कि सैलून में बड़ा बड़ा आपको शीशा लगा रहेगा, यानी बड़ा बड़ा ऐनक लगा रहता है, वो किस दर्पण का होता है। तो आपको ध्यान रखिएगा, जो सैलून में आपको होता है, सैलून में जो आपको लगा हुआ है, यानी कि सैलून में जो आपको हजामत के लिए लगा हुआ है, वो कौन दर्पण लगा हुआ, अवतल दर्पण। क्या लगा रहेगा आपको, अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, वो अवतल दर्पण होता है। आपसे को ध्यान, अच्छा छोटा मोटा सैलून आपको समतल दर्पण भी लगा रह सकता है, लेकिन ध्यान रखें, अच्छा घर में जो हम ऐनक का प्रयोग करते हैं ना, वो अवतल दर्पण नहीं होता, ज्यादातर समतल दर्पण भी होता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आप जब महंगा आप शीशा खरीदते हैं, महंगा जब आप ऐनक खरीदते हैं, तो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किसका, सोलर कुकर। आप देखें कभी सोलर कुकर, एक कुकर होता है जो आप खाना बनाते हैं ना, वैसा एक कुकर होता है, ठीक है। उसमें लेकिन सोलर बक्सा की रहता है, बॉक्स की तरह रहता है, उसमें आप देखेंगे एक दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। वह किस दर्पण का, किस दर्पण, कौन सा दर्पण उसमें लगा रहता है, तो याद रखिएगा उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। यानी सोलर कुकर में अवतल, अब क्यों लगा रहता है ये आपको पता है, देखिए लगा इसलिए रहता है अवतल दर्पण उसमें, ताकि जो देखिए जब आप सोलर कुकर देखेंगे ना, तो आप उसको रख दीजिएगा, धूप में रख दीजिए, उसका बॉक्स खोल दीजिए, उसमें आप जो है कुछ भी खाना वाना जो भी है आप कुछ भी है उसमें आप रख दीजिए, रख करके खाना जो है आप छोड़ दीजिए धूप में। तो उसको होगा क्या कि धूप जब आएगा, यानी सूर्य की रोशनी जब आएगी, अवतल दर्पण पड़ेगी, तो ये एक बिंदु पर फोकसित करता है, और वहां पर जब फोकसित करता है तो उष्मा के कारण वहां पर क्या हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जैसे हीटर देखते हैं ना, वैसे हीट हो जाता है, तो वहां पर क्या खाना फिर पकने लगता है, ठीक है। याद रखिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब उत्तल दर्पण का क्यों किया नहीं जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अगर उत्तल दर्पण का प्रयोग कर दिए तो सब प्रकाश आगे उसको अच्छी तरह देगा, हमको तो हीट के लिए एक जगह पर फोकसित करना सूर्य के प्रकाश को जरूरी है, तो उससे उष्मा हो गया, उष्मा क्या करेगी, हम लोग को हीट देगी। चलिए अगला, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण का, कल आपको हम बता दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। आपको ध्यान रखना अवतल दर्पण, किस चीज का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। आप कभी कभी गए होंगे, आप डॉक्टर का जाते होंगे, आप कभी जाइएगा तो आपको आंख या कान या आप जो है दांत वगैरह या जो मुंह में आप कुछ आपको प्रॉब्लम हो गया और आप उसका इलाज करवाने जाएंगे, तो डॉक्टर लोग देखिएगा एक जो है स्ट्रीट लाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको बेड पर सुता देंगे और स्ट्रीट लाइट का प्रयोग करेंगे। उस जो लाइट होता है ना, उसमें किस दर्पण का लगा हुआ रहता है, जो उसका बाहरी वाला जो शीशा होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। क्यों, ताकि जो उससे लाइट निकल रहा है उसको एक बिंदु पर फोकसित किया जाए और डॉक्टर जो है जिस जगह को देखना चाहता है उसको अच्छा ढंग से देख सके और उसकी अच्छा से इलाज कर सके, तो याद रखिएगा वो अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पानी में डूबा हुआ एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और एक हवा में हम रख देंगे, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी पानी में जो डूबा है उसका कम होगा और जो हवा में उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी। चलिए अगला है लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है। अब देखिए लेंस की क्षमता से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, आपको हम समझा देते हैं लेंस की क्षमता क्या है, ये आपसे पूछा जाता है, बहुत बार आपको प्रश्न पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता क्या है, साई मात्रक क्या है, ठीक है। और लेंस की क्षमता से आपको जो है ना जो आंतरिक प्रश्न है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल है वो भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और जो है लेंस की क्षमता क्या आपको लॉन्ग में भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप लेंस की क्षमता समझिए। देखिए लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की क्षमता जो होता है वह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता। अब इसका अर्थ क्या हुआ सर, तो इसका अर्थ समझिए। देखिए इसका अर्थ हुआ कि अगर हम कोई लेंस की क्षमता निकालना चाहते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या है, अगर फोकस दूरी है उसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, फोकस व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, बटन, ठीक है, यानी कि जो चीज की हम तुलना कर रहे हैं वो क्या चल जाएगी, नीचे चलेगी। तो यह क्या हुआ, यानी कि फोकस दूरी है और 1/f कर दिए तो ये क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया, ठीक है, फोकस दूरी का। आज देखिए लेंस की क्षमता होती है उसको हम p से सूचित करते हैं, तो इसीलिए लेंस की क्षमता का सूत्र होता है p बराबर 1/f, p बराबर 1/f। ये लेंस की क्षमता को दिखाएगा, यानी कि p लेंस की क्षमता को संकेत कर p 1/f, यानी कि p बराबर 1/f। अब इसमें होता क्या है, देखिए ये 1 हो गया। अब फोकस दूरी क्या एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी का सामान पढ़े हुए कि मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। अब 1/मीटर इसको हम क्या कहेंगे,
मीटर के पावर -1 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं, बताइए। मीटर के पावर -1 कहें, यानी इसको हम बोलने के लिए अगर हिंदी में बोले तो प्रति मीटर। और इसी को कहा जाता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा का प्रति मीटर। लेकिन इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं डायऑप्टर। क्या कहते हैं? डायऑप्टर। क्या कहते हैं? डायऑप्टर। ठीक है। और डायऑप्टर को हम लोग सूचित किससे करते हैं? डी से, बड़ी डी से। तो आपको एक क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो डायऑप्टर। अब डायऑप्टर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो याद रखिएगा प्रति मीटर। ये जो प्रति मीटर है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायऑप्टर नाम देते हैं स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यही लेंस की क्षमता। अब देखिए इस पर आपको न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछेगा, आपको 2 नंबर में पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए कि एक लेंस है उसकी फोकस दूरी जो है हम मान के चले आपको दे दिए कि 20 सेंटीमीटर। क्या है? 20 सेंटीमीटर। क्या है सर? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी या एफ। तो आप लेंस की क्षमता बताएं, आप लेंस की क्षमता बताएं। तो आप क्या कीजिएगा कि चूंकि आप P बराबर जानते हैं कि 1/f होता है, तो आप कीजिएगा 1 f क्या है? 20 सेंटीमीटर। क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे? काटिए। आप इसको क्या करिएगा? ये 1 क्या है? मीटर है, तो आप इसको क्या कीजिएगा? 20 × 100। क्या कीजिएगा? 20 × 100। यहाँ पर जो 5 आया आपको देखिए, ये 1 मीटर है। क्या है? ये 1 मीटर है। ठीक है, तो मीटर को आप क्या करेंगे? सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। इसको क्या कीजिएगा? 20 × 100 कीजिएगा तो 5 डायऑप्टर। क्या आएगी? 5 डायऑप्टर क्या आएगी आपकी? इसकी क्षमता आया। ठीक है, और मैं ध्यान रखिए चिन्ह का भी ध्यान रखना रहता है, प्लस या माइनस। तो प्लस में 5 डायऑप्टर, तो इस लेंस की क्षमता कितनी हो गई? 5 डायऑप्टर होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, उसके बाद हम आपको क्लास को बंद स्टॉप करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखिएगा। एक है आपको कि ये थी क्या बोलते हैं उसको, लेंस सूत्र। एक होता है आपसे प्रश्न पूछा जाता है लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र, इसके बारे में आप जानेंगे। देखिए इसके बारे में आप लोग को हम बताते हैं लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र। सर ये क्या है? तो देखिए लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र, इसके बारे में आप समझिए। लेकिन आप लोग जो होते हैं ना, बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सर आखिर लेंस सूत्र क्या है और दर्पण सूत्र क्या है। तो आपको जो है ना उसके लिए टेंशन नहीं लेना, हम आपको समझा रहे हैं, बस अच्छा ढंग से समझिए। देखिए जो दर्पण सूत्र होता है ना, जो दर्पण सूत्र होता है, इसको हम लोग कहते हैं 1/f। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, करेंगे। चलिए ये क्या है? दर्पण सूत्र है। ठीक है, आप देखिए लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या है? 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यह है आपको दर्पण सूत्र और यह है आपको लेंस सूत्र। ठीक है, याद रखिएगा। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में बस यही अंतर है कि दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस देते हैं और लेंस सूत्र में यहाँ माइनस देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट जो है आपको कल मिलेंगे, और कल आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर। जय हिंद।